गुड इवनिंग। सो आज देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट। सो बोरोइंग कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन बोरोइंग, अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट बिलोंगिंग टू बोरोइंग, मतलब कोई लीगल फीस दिया होगा, बोरोइंग के लिए, लोन लेने के लिए कोई फीस दिया होगा। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस अप टू सर्टन एक्सटेंट हम लोग देखेंगे कि वो कौन से फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस हैं दैट वी कैन कंसिडर as borrowing cost and we can capitalize them in the qualifying asset. ऑल राइट। उसके बाद ये तीन मेन हो गए। नाउ कमिंग टू दिस क्वालिफाइंग असेट। तो क्वालिफाइंग असेट मीन्स एन असेट विच it takes a substantial period of time to get ready for the intended use or sale, right? फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, क्योंकि बनने में बहुत टाइम लगता है, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं। पावर जनरेशन फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फैसिलिटीज़ है, इन्वेंटरीज दैट रिक्वायर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग देम टू अ सेलेबल कंडीशन। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, सिंस दे हैव मेंशन्ड इन्वेंटरीज, यू कैन कंसिडर कि जैसे वाइन मैन्युफैक्चर करना, उसमें बहुत टाइम जाता है वाइन मैन्युफैक्चर में, एंड इट्स अ सब्सटेंशियल एक्टिविटी कि आपको स्टोर करके रखनी है वाइन, और उसमें डेफिनेटली आपका सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग सकता है। एन एसेट व्हेन एक्वायर्ड फॉर इट्स इंटेंडेड यूज इज रेडी टू यूज। अगर रेडी टू यूज है तो डेफिनेटली नॉट इट्स नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, और उस पर आप कोई बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट पार्ट, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या है? सो इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली जिसको हम लोग 12 मंथ से ज़्यादा बोलते हैं। उससे छोटा भी टाइम जस्टिफाई अगर आप कर सकते हो तो ले सकते हो, बट नॉर्मली इट्स मोर देन 12 मंथ्स, इट इज़ कॉल्ड एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। कमिंग टू दिस, कहाँ कहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग कैपिटलाइज हम लोग कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं ये सब एक्सप्लेन करने की बजाय एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। देखिए, 10,000 US डॉलर हमने बोरो किए एट द रेट ऑफ 85 रुपीज पर US डॉलर, और उसका इंटरेस्ट रेट कितना था? 6%। ऑल राइट। तो यहाँ पे एक चीज समझने की है कि एक साल बाद US डॉलर और INR का रेट जो हो गया वो $90 पर 90 रुपीज पर US डॉलर हो गया। ठीक है, INR टू USD रेट जो है। और इंडिया में अगर बोरोइंग किया होता वो सेम 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 85, मतलब 8,50,000 अगर इंडिया में बोरो किया होता, ओके, तो वो 10% पे पड़ता आपको। ओके, सो फॉरेक्स लॉस कितना हो गया आपका? 90 - 85। तो 90 - 85 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 USD, तो 50K का फॉरेक्स लॉस है। तो 50K में से कितना बोरोइंग करना है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, किसने को आप हम लोग बोरोइंग कॉस्ट समझ के उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। इफ अमाउंट ऑफ 85 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 8,50,000 वुड हैव बोरोड इन इंडिया, इंटरेस्ट कॉस्ट वुड बी 85,000 इंटू 10%, 8,50,000 इंटू 10%, क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट कितना है? 85,000, 10%। सो इसलिए 85,000 हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट आता इंडिया में अगर बोरोइंग करते तो। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है? क्योंकि हमने USD में बोरो किया 10,000 USD, तो अभी का आज का रेट कितना है? 90 रुपीज, राइट। और 10,000 USD हम लोग बोरो किए थे, तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%, क्योंकि 6% बोरो किया था, तो ये हो गया 90 इंटू 10,000 इंटू 6%, मतलब 54,000। ओके, तो इंडिया में अगर बोरो किया होता तो बोरोइंग कॉस्ट ज़्यादा होता, लेकिन यूएस में बोरो किया है इसलिए बोरोइंग, USD में बोरोइंग किया है इसलिए बोरोइंग कॉस्ट कम है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ये एज्यूम करके कि इफ़ वी वुड हैव बोरोड इन इंडिया, ठीक है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट जितना आता तो उतना जो फॉरेक्स लॉस है, ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग 50K तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा जो USD बोरोइंग पे है, प्लस हमको एक्स्ट्रा 31K का बोरोइंग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा 31K का बोरोइंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है? 54,000 है, और इंडियन रुपीज में बोरोइंग किया होता तो इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आता? 85,000 आता। तो 85 माइनस 54K, तो ये 50,000 में से 31K जो है, आप बोरोइंग कॉस्ट समझ के उसको, अगर क्वालिफाइंग असेट के लिए बोरो किया है तो उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, और रिमेनिंग यू कैन चार्ज इट टू P&L। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मेन था। तो अभी ये एग्जाम्पल के बैकड्रॉप पे इस चीज को पढ़ते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग एंड कंसिडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट आर दोज एक्सचेंज डिफरेंसेस which arise on the amount of principal of the foreign currency borrowing to the extent of the difference between interest on local currency borrowing and interest on foreign currency borrowing.
तो ये डिफरेंस है लोकल करेंसी बोरोइंग में और फॉरेन करेंसी बोरोइंग में। अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंसेस नॉट एक्सीडिंग द एक्सचेंज डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग एंड इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग इज कंसिडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर अंडर दिस स्टैंडर्ड। Interest rate for the local currency borrowing is considered as that rate at which the enterprise would have raised the borrowing, मतलब रेज कर सकते थे लोकल करेंसी में, had the enterprise not decided to raise the foreign currency borrowing। तो वही कंसेप्ट कि जितना अगर इंडिया में रेज किया होता पैसा तो कितना इंटरेस्ट आता, और अभी बाहर रेज किया तो कितना आया है, दोनों में से जो गैप है, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट देना है आपको। तो ये हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग असेट है। अगर असेट के क्वालिफाइंग असेट के एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन के लिए यूज किया है तो कैपिटलाइज करना चाहिए। अदर देन क्वालिफाइंग असेट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप चार्ज कर सकते हैं। तो बोरोइंग में भी दो टाइप्स है। स्पेसिफिक बोरोइंग, पर्टिकुलर चीज के लिए आप, अगर आपने स्पेशली लोन लिया है, प्लांट के लिए स्पेशल लोन लिया है, बिल्डिंग के लिए स्पेशल लोन लिया है, तो उसको स्पेसिफिक बोरोइंग बोलेंगे। स्पेसिफिक बोरोइंग में आपको क्या करना है, कितना अमाउंट कैपिटलाइज कर सकते हैं, बोरोइंग कॉस्ट लेस एनी टेम्पररी इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज बोरोइंग, मतलब पैसा आया टेम्पररीली कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो उसको माइनस करना है। जनरल बोरोइंग मतलब क्या, आप एग्जैक्ट डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि जो वट एवर क्वालिफाइंग एसेट यू आर ट्राइंग टू डेवलप एंड यू आर बोरोइंग, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, देन ऑल्सो यू कैन कैपिटलाइज द बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, बट उसको कैपिटलाइजेशन यूज रेट यूज करना पड़ेगा। द कैपिटलाइजेशन रेट शुड बी वेटेड एवरेज ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट एप्लीकेबल टू द बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज दैट आर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड अदर देन द बोरोइंग मेड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट। तो वेटेड एवरेज आपको दिखना पड़ेगा कि मोटा मोटी मेरे सारे इतने सारे असेट्स है 1 करोड़ के, मेरा टोटल बोरोइंग कॉस्ट जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो 10 लाख आ रहा है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, 10% मेरा कैपिटलाइजेशन रेट है। ऑल राइट। सो यहाँ पे और समझाने वाली बात, ये जो आपने अगर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने के बाद असेट का वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, तो उसको कैरिंग कॉस्ट को आपको तो पता है कि हम लोग क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट जो अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अंडर उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट देते हैं कि कैरिंग कॉस्ट कहीं रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा तो नहीं है, तो वो करना ही है आपको। ओके। उसके बाद कमेंसमेंट कब करे कैपिटलाइजेशन, जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, एक्सपेंडिचर फॉर द एक्विजिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज बीइंग इंक्योर्ड, मतलब जो असेट एक्वायर करना है आपको, जो क्वालिफाइंग एसेट है उसका, उसके ऊपर खर्चा आपने स्टार्ट कर दिया है, काम स्टार्ट कर दिया है, खर्चा स्टार्ट कर दिया है, बोरोइंग कॉस्ट आर बीन इंक्योर्ड, मतलब लोन भी लिया है और बोरोइंग कॉस्ट भी आपका चालू है, एंड एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट इंटेंडेड फॉर इंटेंडेड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाए तभी आप बोरोइंग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब लोन लिया लेकिन असेट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बोरोइंग नहीं कर सकते। लोन लिया, असेट का डेवलपमेंट चल रहा है लेकिन लोन लिया ही नहीं है, खर्चा आ रहा ही नहीं है इंटरेस्ट का, तो बोरोइंग कैपिटलाइजेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन कब करना है, सो यू कैन सस्पेंड द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड्स इन विच एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड, मतलब कोई अननेसेसरीली इंटरप्शन आ गया, ठीक है, बहुत लंबे समय के लिए प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दिया, तो आपको कैपिटलाइजेशन नहीं करना है बोरोइंग कॉस्ट का। हाँ, जब कोई टेम्पररी डिले हो जाए जो कि नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, जो कि बहुत ऑब्वियस है, तो उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, कोई सस्पेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, सेसेशन मतलब कब खत्म करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड सीज व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल्स आर कंप्लीट। ऑल राइट, मतलब सब्सटेंशियली मतलब मोटा मोटी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, जैसे बिल्डिंग हमने खड़ी कर दी, पुट्टी भी लगा दी, खाली माइनर डेकोरेशंस या माइनर प्लम्बिंग वर्क बाकी है, लेकिन रहने के लिए आप लोग जा सकते हैं, तो इट मीन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज फॉर टू प्रिपेयर दैट टू ब्रिंग द असेट टू द कंडीशन विच इज इंटेंडेड फॉर यूज इज कंप्लीट, तो आप बोरिंग कॉस्ट सस्पेंड खत्म कर सकते हैं, कैपिटलाइज करना। ऑल राइट, तो ये हो गए आपके बोरोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डिस्क्लोजर ये देना है इसमें कि कितना बोरोइंग कॉस्ट, कौन सा पॉलिसी अकाउंट हमने बोरोइंग कॉस्ट के लिए अप्लाई किया है, और कितना बोरोइंग कॉस्ट हमने साल में कैपिटलाइज किया है। ऑल राइट, तो सारे कंसेप्ट आपको इसमें समझ में आ गए होंगे। नहीं आया तो यू कैन आस्क द डाउट्स। थैंक यू।